बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ तालिब इल्मों, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4। और आपको याद है कि हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने बात को छोड़ा था किसके ऊपर, ग्राहम स्टेनिंग पे, और विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट द लास्ट फीचर ऑफ सेल एनवेलप दैट इज बेसिकली सेल वॉल। और अब सेल वॉल को पढ़ने के बाद अब हम शुरू करने वाले हैं, जाहिर है, सेल मेम्ब्रेन। So let's go to the features of cell membrane. Let's start with the cell membrane. तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी एक बैक्टीरियम की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, से कि अगर ये मेरे पास कोई बैसिलस है, राइट, तो डेफिनेट बात है कि इसमें सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगी, जाहिर है सेल वॉल। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इस पर्टिकुलर सेल वॉल को ऐसे ड्रॉ कर दिया, राइट, तो इस सेल वॉल के अंदर जो चीज़ मुझे नज़र आएगी दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि लोकेशन में सेल मेम्ब्रेन लाइज बीनीथ सेल वॉल। तो लिख रहे हैं यहाँ पे लोकेशन में कि इट लाइज बीनीथ। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ स्टूडेंट्स बीनीथ, तो इसका मतलब होता है नीचे। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, नीचे। तो ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है, बीनीथ सेल वॉल, राइट। और अगर आप लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करो तो स्ट्रक्चर के लिहाज से स्टूडेंट्स ये क्या होती है, इट इज वेरी सॉफ्ट, इट इज डेलिकेट, इट इज इलास्टिक एंड स्टिल इट इज टेनेशियस। मीन इतना आसानी से नहीं फट जाती है, अगरचे ये बहुत डेलिकेट और सॉफ्ट है। और इसकी डेलिकेसी, सॉफ्टनेस और टेनेशियसनेस में जाहिर है इसके केमिकल कंपोजिशन का बहुत ज़्यादा हाथ है। और अगर आप इसे कोई और नाम देना चाहें तो जाहिर है आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए हैं, क्या उसे बोलते हैं, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहने की रीज़न भी यही है कि इट इज सराउंडिंग बेसिकली द होल व्हाट, साइटोप्लाज्म, इसलिए इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। फिर अगर हम लोग स्टूडेंट्स इसकी आखिरी चीज़ पे आए जिसका नाम क्या है, इसके फंक्शन, तो फंक्शन जैसे मैंने पहले बहुत सारा रिलेट करता है स्ट्रक्चर के साथ, तो इसके लिहाज से हमें एक चीज़ और अंडरस्टैंड यहाँ पे करनी चाहिए कि क्या हमारे प्रोकैरियोट की सेल वॉल और यूकैरियोट की सेल वॉल एक जैसी है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को स्टडी करने से पहले हमें एक बात को और गौर से देखना चाहिए, और वो ये है कि क्या जो हमारे यूकैरियोट है और हमारे प्रोकैरियोट है दोनों की सेल मेम्ब्रेन एक जैसी है। तो आंसर इज नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ यूकैरियोट एंड अ प्रोकैरियोट। फॉर एग्जांपल डिफरेंस हम देखेंगे स्ट्रक्चर में कि जो हमारे यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टीरोल and cholesterol is sterols and cholesterol वो ज्यादा होती, या सम टाइम ये भी कहा जा सकता है कि इनके अंदर ये चीजें पाई ही नहीं जाती। तो ये जो डिफरेंस है वो बेसिकली रिलेट करता है किसके साथ, उनके फंक्शनल डिफरेंस के साथ भी। बिकॉज कि आपको पता है बायो में और केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू फंक्शन एंड फंक्शन इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। तो फंक्शन इसके हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये कंट्रोल करेगी, इट कंट्रोल्स व्हाट, मूवमेंट। भाई अगर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो जाहिर है यहां से कोई ट्रक और बस तो गुजरती नहीं है, यहां से क्या गुजरेंगे, जाहिर है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की मेरे पास क्या टाइप हो सकती हैं, दो, यानी कि इट विल ईदर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट। और जब मैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करूं तो जाहिर है उसमें से हमारे सॉल्ट्स, कुछ एसिड के फ्रैक्शंस, कुछ हमारे पास बेस के फ्रैक्शन, कुछ सॉल्ट्स की चीज़ें, तो जाहिर है वो यहाँ पे चाहिए होंगी। और या फिर इन्हें चाहिए होंगे कोई ना कोई हैवी मेटल्स जो इनके बॉडी के एंजाइम्स के को एंजाइम के तौर पे या को फैक्टर के तौर पे उसकी हेल्प कर रहे होंगे। और दूसरी चीज़ें जो चाहिए हैं डेफिनेटली वो क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैंने डेलिबरेटली इसको ऑर्गेनिक को ब्लैक से लिख रहा हूँ, और उसकी रीज़न हमारे पास ये स्टूडेंट्स के इसकी वजह से
आपको समझ आएगी कि इसमें जो सेंट्रल स्केलेटन है वो क्या है, कार्बन, राइट। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मूवमेंट को भी कंट्रोल करेगा सेल मेम्ब्रेन। अब जब मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करूंगा तो जाहिर है इसमें आपको नजर आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड फॉर एग्जांपल विटामिन्स एंड देन कोएंजाइम्स एटसेट्रा, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन एंड कोएंजाइम एटसेट्रा। तो जितनी भी चीजें हमारी सेल के अंदर आ रही हैं या जा रही हैं उसको किसी तौर से भी कंट्रोल नहीं करती सेल वॉल। उसको कंट्रोल करने वाली जो चीज है उसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और अगर हम इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स का मतलब स्टूडेंट्स यू नो स्पेस होता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम को ड्रॉ कर रहा हूं फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक इट, तो आप लोगों को पता है कि ये बाहर वाली चीज हमारी CM है, इट स्टैंड्स फॉर सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर जो चीज प्रेजेंट है दैट वाज वेरी हार्ड एंड थिक, इट वाज CW, इट स्टैंड्स फॉर सेल वॉल। तो सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, और इसके सेंटर में ये जो चीज है मेरे पास, ये जाहिर है इसका DNA, राइट। अब DNA से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के नीचे, इवन इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, जो चीज मेरे पास प्रेजेंट है उससे मैं क्या बोलता हूं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मतलब आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या होता है, स्पेस, राइट। अब मैं अगर इसके अंदर पाई जाने वाली चीजों को देखूं तो जाहिर चीफली तो इसमें वाटर ही होगा, जाहिर है। और इस पर्टिकुलर वाटर के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट किस्म की चीजें डिजॉल्व हैं। उन डिफरेंट किस्म की चीजों में जाहिर है क्या शामिल होते हैं, अगेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और शामिल हो सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट। अब बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। सेल मेम्ब्रेन हमारे साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड फ्रैक्शन है वो, और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उन सब चीजों को कलेक्टिवली अगर मैं कोई नाम देना चाहूं तो वो क्या है स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लास्ट। तो यहां पे आप लोगों ने सब चीजें लिख देनी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड कर देना है, आप लोगों ने साइटोप्लाज्म को इंक्लूड कर जिसमें सारा वाटर शामिल है वो इंक्लूड करेंगे, और जितने भी इसके अदर पार्ट्स हैं उन सब को आप ऐड करके एक नाम देना चाहें तो वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पे ऑर्गेनेल्स या पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं जी, उसमें हमारे पास शामिल हो सकता है स्टूडेंट्स व्हाट, नंबर 1 इज न्यूक्लियोइड रीजन, मींस न्यूक्लियस का रीजन शामिल हो सकता है, एंड देन वी मे हैव प्लाज्मिड्स, then we may have ribosomes, then we may have lysosomes, and then we may have two more things. One of them is called as, for example, cyst, other one may be called as spore, and still third thing may be the granules. तो इन सारी की सारी चीजों को मैं कलेक्टिवली क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इन तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स को, मेन पार्ट ऑफ द सेल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अप टू राइबोसोम्स, राइट। तो हम स्टार्ट करें किसके साथ, न्यूक्लियोइड रीजन के साथ। सो दैट इज समवेयर हियर, हम इस वक्त यहां खड़े हैं, हियर एंड देन हियर, राइट। सो बात यह स्टूडेंट्स कि सबसे पहले इसकी लोकेशन हम देखेंगे। आपके लिए मैंने यहाँ डायग्राम पहले से ड्रॉ की हुई है, तो यू कैन सी कि ये जो मेरे पास इसका हेरिडिटरी मटेरियल है जिससे मैं DNA बोल रहा हूँ, आप जरा इसकी पोजीशन को देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसको न्यूक्लियस कहने की क्या वजह है। बेसिकली न्यूक्लियस इज अ ज्योमेट्रिकल पोजीशन, कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये किसी भी सेल के बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करते। न्यूक्लियस मीन सेंटर। तो न्यूक्लियस मेरे पास वो जगह है जो किसी भी चीज के एन वस्त में सेंटर में पाई जाए।
तो इस लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि इट लाइज क्लोज टू द सेंटर, ठीक है, और इट लाइज एग्जैक्टली इन द सेंटर और इन द सेंटर। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ के आए हैं कि जो हमारे एनिमल सेल्स हैं उनमें ये बिल्कुल वाकई सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल इट हैज बीन पुश्ड टू वन साइड। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इट इज नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शामिल नहीं होती। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये एक सिंगल सर्कुलर डीएनए है, बस एक गोल सा डीएनए है, और कितना है 1। जाहिर है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 हो तो हम उसे नाम कर देते हैं हैप्लॉइड। हाप्लॉइड का वर्ड निकला है हाफ प्लॉइड, राइट, मींस 1n, बिकॉज यूजुअली नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डाइप्लॉइड। तो डाइप्लॉइड का आधा मोनोप्लॉइड भी कहलाता है। देयरफॉर हाप्लॉइड और मोनोप्लॉइड इज द सेम थिंग। तो यहां पे ये क्या कहलाएंगे 1n, राइट। अगली बात, अगर आप इस पर्टिकुलर सेंट्रल मॉलिक्यूल को देखना चाहते हैं किसी भी कीड़ा की बॉडी में, तो आप लोगों को करना पड़ेगा इसको स्टेन। और अगर आप इसको स्टेन करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए एक डिफरेंट स्टेन, एक यूनिक स्टेन इस्तेमाल होता है। उसे हम लोग नाम देते हैं फिल्गन स्टेन। दिस पर्टिकुलर स्टेन हैज अ ग्रेटर अफिनिटी। इसको न्यूक्लियस और डीएनए बड़ा पसंद है, राइट। तो जो ही हम इसको ऐड करते हैं तो ये फिल्गन स्टेन जाके सीधा क्रोमोसोम से बाइंड होता है, डीएनए से बाइंड होता है। इसकी एफिनिटी, इसकी चाहत किसके लिए? डीएनए के लिए। वो इट इज अबव बोर्ड, कोई शक ही नहीं है। तो ये सीधा जाके उससे अटैच हो जाता है। अब एक बात आपने बहुत ज्यादा गौर से सुननी है स्टूडेंट्स, कि हम डीएनए को देखें तो डीएनए एक बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, राइट। लेकिन उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसे बुक्स की फॉर्म में लिखना शुरू करें तो हम उसके ऊपर कई बुक्स कवर कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इतनी ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन को एक छोटी सी जगह में कैसे पैक कर लेता है? इट इज कॉल्ड एज द मार्वल ऑफ गॉड, राइट। तो हम इसी मार्वल ऑफ गॉड यानी कि डीएनए की बात करें अगर, तो आप देखेंगे कि इकोलाई की जो डीएनए की लेंथ है, इट इज जस्ट 1,4,000 nm। तो जितनी भी बैक्टीरिया की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी छोटी सी माइक्रोस्कोपिक स्पेस के अंदर फिल कर दिया। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ मार्वल ऑफ गॉड, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेल और पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड। अब अगर आप प्लाज्मिड की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया की बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। कोई यहां प्रेजेंट है, कोई यहां प्रेजेंट है, कोई यहां प्रेजेंट है, राइट। तो आप लोग इसको लेबल कर सकते हैं एज व्हाट? प्लाज्मिड। सवाल यह है कि लोकेशन तो पता चल गई कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। तो सवाल यह है कि इसकी केमिकल नेचर क्या है? तो आंसर इज दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
पीसेस ऑफ डीएनए हैं। भाई हैं तो ये डीएनए के पीसेस, लेकिन ये डीएनए से जुदा हो गए हैं, सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद उन्होंने किस जगह पे रहना पसंद किया? साइटोप्लाज्म। व्हाट इज इट्स एडवांटेज? इसका एडवांटेज स्टूडेंट हमारे पास ये है कि इससे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक वेरिएशंस हासिल होती, राइट? फिर अगली बात स्टूडेंट्स ये है कि जेनेटिक वेरिएशन का इस ऑर्गेनिज्म को सुपेरियरिटी कैसे मिलती है? जेनेटिक वेरिएशन से सुपेरियरिटी ऑब्टेन होगी बिकॉज कि इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए के ऊपर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे, आई एम ए डॉक्टर और आप मेरे पास एक केस लेकर आते हैं। नो, आई एम अ लिटरेट पर्सन। मुझे ये बात पता है कि आप लोगों की बॉडी में एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी ख्वाहिश हमेशा ये होगी कि मैं आप लोगों को पहले एक लो पावर वाली एंटीबायोटिक दूं, फिर मैं आप लोगों को थोड़ी सी और पावर वाली दूं, फिर और पावर वाली दूं। तो अगर आपका कोई जानने वाला मेरे पास आएगा और मैं उसे लो पावर एंटीबायोटिक दूं फॉर एग्जांपल, और अगर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाने वाला बैक्टीरियम इट इज प्रोवाइडेड विद द प्लाज्मिड दैट हैज गॉट अ जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो मेरी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन उस बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, बिकॉज इट हैज अ आर्मरी, इट हैज अ शील्ड, इट हैज अ डिफेंस अगेंस्ट माय एंटीबायोटिक। अब मेरी एंटीबायोटिक जो सिलेक्टेड एंटीबायोटिक थी उसका नुकसान हुआ किसको? मेरे पेशेंट को, लेकिन फायदा किसको हुआ? बैक्टीरिया को, क्योंकि इस पर्टिकुलर जीन की वजह से ये वाला बैक्टीरिया मरने से बच गया। आप लोग ये कहेंगे जनाब सर को तो आता जाता है कुछ नहीं है, उनकी मेडिसिन तो फर्क ही कोई नहीं पड़ा। सो लेट्स मूव टू द क्वैक। आप किसी क्वैक के पास चले जाओगे। अब क्वैक क्या करेगा? आप लोगों को पहले ही नंबर पे जो उस वक्त की सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होगी दे देगा। अब रिजल्ट क्या हुआ? जाहिर है उस नई इंट्रोड्यूस्ड मेडिसिन के अगेंस्ट चूंकि बैक्टीरिया ने अभी रेजिस्टेंस डेवलप नहीं की, उसके प्लाज्मिड में इंफॉर्मेशन कोड नहीं हुई, तो वो ऑर्गेनिज्म जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो आप ये समझेंगे जनाब कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर से तो एक क्वैक बेहतर है, हालांकि यू आर रॉन्ग। हमेशा सबसे पहले लो पोटेंसी एंटीबायोटिक देनी चाहिए और उसके बाद ग्रेजुअली एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस को फेस करते हुए ऊपर जाना चाहिए, ना कि हम नंबर 1 पे ही एक ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट कर लें कि जो फ्यूचर में हमें नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जितनी मेडिसिन स्ट्रांग होती चली जाएगी उसका इफेक्ट आप लोगों के किडनीज और लिवर पे उतना ही बढ़ता चला जाएगा, राइट? सो बिलीव कि योर डॉक्टर्स दे आर लिटरेट पर्सन एंड दे नो हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम एंड व्हाट कुड बी द सेफेस्ट मेडिसिन फॉर द पेशेंट, राइट स्टूडेंट्स? लेकिन बहरहाल इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बैक्टीरिया को फायदा होता है। इसके अलावा इन पर्टिकुलर प्लाज्मिड्स के ऊपर हैवी मेटल के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जीन्स अगेंस्ट हैवी मेटल, राइट? हैवी मेटल से अगेंस्ट भी हो सकता है। फिर इसके ऊपर जीन्स हो सकते हैं अगेंस्ट हैजर्डस मेटाबोलाइट्स, तो ऐसी चीजें जो उसके मेटाबॉलिज्म को खराब कर सकती हैं उसके अगेंस्ट भी इसके पास क्या प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है। सेम इज द केस हियर कि जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड है वो उस प्लाज्मिड को अपने नॉर्मल जीनोम में ऐड भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन। इट मींस having plasmid is better than not having the plasmid. So plasmids are blessing for the bacteria. अब अगली बात यह है स्टूडेंट्स कि एप्लीकेशन क्या है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल की। तो आंसर यह है कि हजरत इंसान ने, ह्यूमन बीइंग ने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल को यूज किया है किसके लिए?
humans are using particular organelle for genetic engineering. Genetic engineering. अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से मुराद क्या है कि इसके ज़रिए से हम डिफरेंट किस्म की जीन्स को मॉडिफाई करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लोगों के पार्ट 2 में एक कंप्लीट टॉपिक, एक कंप्लीट चैप्टर प्रेजेंट है। जब हम वहाँ पे जाएंगे तो इनको अप्लाई करके देखेंगे कि ये प्लाज्मिड ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, राइट। बैक्टीरिया उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और जब हमने ये सलाहियत ऑब्टेन कर ली कि हम उनको बाहर निकालें, उनको मॉडिफाई करें, उसमें इंसान की पसंद की जीन इंसर्ट करें और फिर इंसान की पसंद की चीज़ें बैक्टीरिया से बनवाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और वो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स क्या, मीजोसोम्स। और एज यूजुअल मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ इनकी क्या लोकेशन। तो लोकेशन के एतबार से स्टूडेंट्स ये है कि ये वाले ऑर्गेनल्स ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड हैं समवेयर हियर। आपको पता चल गया होगा कि इसके बाहर जाहिर है क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। सो सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है ये वाले ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स बनते कैसे हैं? तो आंसर इज, मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए पहले से, बाय द इनवेजिनेशन। अब मैं इसको जरा मोटा लिखता हूं आप लोगों ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बाय द इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन का मतलब होता है बाय द इनवर्ड फोल्ड्स, राइट। अगर आप लोगों के पास कोई एक दुपट्टा है फॉर एग्जांपल, और आप उसकी डिफरेंट किस्म की फोल्ड्स बना लेते हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि किसी पॉइंट से दुपट्टा है वो अंदर की तरफ गया हुआ है और उस किस्में डिवाइड हो गया इनटू फोल्ड्स, राइट। तो वो जो फोल्डेड दुपट्टा है ये किसी स्टैक की फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। वो किसी लेयर की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं क्या, इनवर्ड फोल्ड्स और इन्वेजिनेशंस, राइट। अब अगली बात यह है कि इनसे बनने वाली फोल्ड्स या इस तरीके से बनने वाली स्टैक्स या हमारे पास लेयर्स, राइट, ये किस किस किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं। तो आप लोगों की बुक ने इनके हमें 4 डिफरेंट यूनिक फंक्शंस दिए हुए हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, सेल डिवीजन, कि जब आपने सेल्स को डिवाइड करवाना है तो उसके लिए जो सिग्नल्स हैं वो बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑर्गेनल से आ रहे होते हैं। नंबर 2 इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जब हमने डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है तो उसमें भी इस तरफ से बहुत अहम रोल प्ले किया जाता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज रेस्पिरेशन, यानी कि समझा जाता है कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो भी इन्हीं के साथ एसोसिएटेड हैं, राइट। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के बाद जो आखिरी चीज हमारे पास आती है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सोसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, मीन टू से कि सेल के बाहर, एक्सो का मतलब भी होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्स्ट्रा और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। तो जितने भी हमारे पास एक्सोसेलुलर एंजाइम्स हैं उनको रिलीज करवाने में भी इन्हीं मीजोसोम्स का हाथ होता है। अब इसकी जरूरत क्या पेश आई? तो आंसर इसका ये है स्टूडेंट्स कि ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरिया को अपनी सराउंडिंग में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिले दैट कि जिसकी तरफ से उससे कोई थ्रेट एंड सिग्नल्स आ रहे हों, तो ये बैक्टीरिया भी क्या करेंगे कि ये अपने फाइटर एंजाइम्स को बाहर भेजेंगे ताकि वो उस पर्टिकुलर थ्रेट से क्या करें, निजात हासिल कर लें, गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्रेट। तो उस पर्टिकुलर थ्रेट से ओवरकम करने के लिए अपने आप को ये वाले मीजोसोम्स एंजाइम रिलीज करते हैं टू कैरी आउट सम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्सोसेलुलर डाइजेशन अगेंस्ट इट्स एनिमी, राइट। तो ये था स्टूडेंट्स फंक्शन किसका, हमारे मीजोसोम्स का। और फाइनली हम पढ़ने वाले हैं क्या, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का क्या लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट।
सबसे नंबर 1 कि जो हमारे जो राइबोसोम्स हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और बाज़ औक़ात ये सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होते हैं, राइट। तो दो जगह एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि दो चीज़ों के मिलने से बने हुए हैं। एक है हमारे पास, याद होगा मैंने बताया था कि राइबोसोमल आरएनए, राइट, चैप्टर नंबर 2, राइट। और उसमें हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पढ़े थे और उसमें से एक था राइबोसोमल आरएनए। मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा जो पहला आर है वो छोटा लिखना है। तो राइबोसोमल आरएनए और मेरे पास प्रेजेंट है क्या, राइबोसोमल प्रोटीन्स। इन दो चीज़ों की असेंबली से, यानी कि इन दो चीज़ों के आपस में मिल जाने से जो चीज़ बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, राइट। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो बिल्कुल आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ये बात बिल्कुल याद हो गई है कि दे आर एक्टिवली एंगेज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में इस्तेमाल होती है, राइट। और आज की आखिरी बात कि राइबोसोम नंबर 1 क्यों पाए जाते हैं, दोनों में, यूकेरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी। पॉइंट टू बी नोटेड कि राइबोसोम वो वाहिद ऑर्गेनेल है कि जो यूकेरियोट में भी होता है और प्रोकैरियोट में भी होता है। लेकिन एक बात आप ये भी गौर से माइंड में याद रखें कि राइबोसोम इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। और प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में जब हम डिफरेंस लिखते हैं तो हम यही एक बात बताते हैं कि प्रोकैरियोट में कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता, जबकि यूकेरियोट में सारे के सारे ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। तो चूंकि राइबोसोम के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो यूकेरियोट में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि जो मेरे पास राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो हमेशा छोटे साइज के होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम है वो स्मॉल है और उसकी वैल्यू 70 स्वेटबर्ग यूनिट्स हैं। और जो हमारे हमारे यूकेरियोट्स के यूकेरियोटिक राइबोसोम्स हैं, दे आर लार्ज और उनकी वैल्यू 80s होती है। That's it for today students. Again, as usual, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटें और अपनी और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करें। और चूँकि हम मुसलमान हैं तो हमारे पास अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत ईमान है, उसकी हिफाजत करें। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।